आइए सुनते हैं किस्सा चार दरवेश का। किस्सा व्यापारी नोमान एवं फिरंग की राजकुमारी का। ए अजनबी सुन, मेरा नाम नोमान है। कभी मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था और अपने देश से बाहर जाकर अनेक देशों में व्यापार किया करता था। एक बार मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं इतने मुल्कों में घूम लिया किंतु कभी फिरंगियों के देश में नहीं गया। क्यों न इस बार मैं फिरंगियों के मुल्क फिरंग देश की यात्रा पर जाऊं। ये विचार मन में आते ही मैंने व्यापार का सामान खरीदा और एक काफिले के साथ एक जहाज में बैठकर फिरंग देश के लिए चल पड़ा। 2 महीने में हमारा जहाज फिरंग देश के तट पर जा लगा। वहां पहुंचकर मैंने अपना सामान एक छकड़े में लदवाया और एक अच्छी सी सराय में जाकर ठहर गया। समुद्री यात्रा ने मुझे बुरी तरह से थका दिया था, इसलिए कई दिन तक मैं घोड़े बेचकर खूब सोया। जब मेरी थकान दूर हो गई तो मैं नगर की सैर को निकल पड़ा। वो नगर वाकई बहुत खूबसूरत था। मुख्य राजमार्ग के दाएं बाएं बड़े ऊंचे ऊंचे और खूबसूरत भवन कतारों में बने हुए थे। सड़कें खूब साफ सुथरी और चौड़ी, ग्राहकों से भरे भरे बाजार और बीच बीच में हरे भरे बाग। मैंने अनेक देशों की यात्राएं की थी किंतु उस जैसा खूबसूरत नगर मैंने कहीं नहीं देखा था। एक दिन एक सिपाही हमारी उस सराय में आया जहां मैं अपने काफिले के अन्य व्यापारियों के साथ ठहरा हुआ था। सिपाही ने मुझसे काफिले के सरदार का नाम पूछा। मैंने उसे बताया कि मैं ही इस काफिले का सरदार हूं, तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और कहा, इस नगर में तुम्हारा स्वागत है। अपना माल लेकर तुम शाही महल में चले आओ। शहजादी साहिबा ने तुम्हारा माल देखने की इच्छा जाहिर की है। अगर उन्हें माल पसंद आ गया तो वे तुम्हें माल की मुंह मांगी कीमत चुकाएंगी। लेकिन भाई मेरे, मुझे तो राजमहल का रास्ता भी नहीं मालूम, मैंने कहा, और अगर किसी तरह वहां पहुंच भी गया तो मुझे अंदर कौन घुसने देगा। इसके लिए मैं जो हाजिर हूं। सिपाही बोला, मैं कुछ देर इंतजार किए लेता हूं, तब तक तुम अपना सामान सहेज लो। सिपाही एक चारपाई पर बैठ गया और मैं जल्दी जल्दी अपना सामान सहेजने में लग गया। कुछ ही देर बाद तैयार होकर मैं सिपाही के साथ शाही महल की ओर चल पड़ा। मुझे शहजादी के कक्ष में पहुंचाया गया। मैं उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। वो कोई आसमान से उतरी अप्सरा मालूम होती थी। उसने मुझसे कुछ सामान खरीदा और मैंने जितने सामान की कीमत बताई तत्काल मुझे चुका दी। फिर उसने मुझसे 2 दिन के बाद दोबारा आने के लिए कह दिया। अगले 2 दिन मैंने कितनी बेचैनी से काटे ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। मेरे दिमाग में सिर्फ शहजादी की प्यारी प्यारी छवि ही घूमती रही। 2 दिन बाद मैं पुनः शाही महल में जाकर शहजादी के पास पहुंचा। इस बार उसने मुझे गौर से देखा और बोली, सुनो व्यापारी, तुम यहाँ व्यापार करके धन कमाने के उद्देश्य से ही आए हो ना? जी हाँ, मैं इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? मैंने उत्सुकता से पूछा। उत्तर में शहजादी ने तकिए के नीचे रखा एक पत्र निकाला और मुझे देकर बोली, नगर के बाहर एक बहुत बड़ा शाही बाग है, तुम वहां चले जाओ और बाग के रखवाले को ये पत्र दे देना। शहजादी ने कहा और साथ ही सोने की मोहरों से भरी एक थैली मुझे पकड़ा दी। मैंने शहजादी को झुककर सलाम किया और महल से बाहर निकल आया। शाही बाग तलाश करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वहां के सभी नागरिक उस बाग के बारे में जानते थे, इसलिए शहजादी के बताए रास्ते पर चलकर मैं आसानी से बाग के बाहर पहुंच गया। मैं बाग के रक्षक से मिला और उसे अपने आने का उद्देश्य बताया तो उसने सिर से पांव तक मुझे घूरा, फिर फुसफुसाते स्वर में बोला, अरे मूर्ख अजनबी, क्यों बेमौत मरने के लिए यहाँ आ गया? खैर, शहजादी का हुक्म है, इसलिए मैं तुझे मना भी नहीं कर सकता। जा बाग के अंदर चला जा। वहां एक पेड़ का बड़ा सा झुरमुट है। उस झुरमुट में एक वृक्ष पर लटका हुआ तुझे एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा दिखाई देगा। उस पिंजरे में एक युवक कैद है, उसे ये पत्र दे देना। ये पत्र उसी के लिए है। मैं पत्र लेकर आगे बढ़ गया। झुरमुट में पहुंचकर मैंने एक वृक्ष पर लटकता हुआ लोहे का पिंजरा देखा जिसमें एक सुंदर युवक उदास भाव में बैठा हुआ था। मैंने चुपचाप पत्र उसे सौंप दिया। युवक ने पत्र खोला और पढ़ने लगा। तभी मुझे पीछे से कुछ लोगों के पहुंचने की आहट मिली और फिर देखते ही देखते मेरे दाएं बाएं से कुछ सशस्त्र सैनिक उस झुरमुट से निकल पड़े। उन्होंने मुझे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। उन कमखत्तों ने मेरे शरीर में नेजे तलवार की नोकें चुभो चुभो कर इतने घाव कर दिए कि मेरा सारा खून मैं नहा उठा। मुझ पर कमजोरी हावी होने लगी और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा
कि मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ हूँ और उस चारपाई को 4 आदमी उठाए हुए एक दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने उनमें से किसी को कहते सुना, अब इस शव को ढोने से कोई फायदा नहीं, घावों की वजह से ये तो मर ही चुका है, इससे शवों वाले गड्ढे में फेंको और वापस लौट चलो। आज चील कौवों और गिद्धों को मनपसंद भोजन मिल जाएगा। ये सुनते ही मेरी जान निकल गई। मैं घबराकर चिल्ला उठा, अरे नहीं भाई, ऐसा हरगिज मत करना, मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ, मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ से चले जाने दो। मेरे गिड़गिड़ाने से उन्हें शायद मुझ पर दया आ गई। बजाय मुझे शवों वाले गड्ढे में फेंकने के वे मुझे एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। उन्होंने मुझे भोजन और पानी दिया, मेरे घावों पर मरहम लगाया और मुझसे आराम करने को कहा। कई हफ्ते तक मैं उनके यहाँ रहा। धीरे धीरे मेरे सभी जख्म भर गए तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मेरे मेहरबान दोस्तों, तुम लोगों की कृपा से मेरी जान बच गई। मैं इसके लिए तुम लोगों का बहुत आभारी हूँ। अब मेहरबानी करके मुझे ये भी बता दो कि वो पिंजरे में बंद युवक कौन था और मुझ पर हथियारों से लैस उन हमलावरों ने किस लिए हमला किया था। तब उनमें से एक ने मुझे बताया, पिंजरे में बंद जो युवक है वो दरअसल यहाँ के बादशाह का सगा भतीजा है। इस बादशाह से पहले वही इस राज्य का बादशाह था। वो प्रजा का हित चिंतक था, इसलिए यहाँ की प्रजा उसे बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उस समय उसके बेटे की, जो इस सल्तनत का वालिद अहद युवराज था, आयु बहुत कम थी। मरने से पूर्व बादशाह ने अपने छोटे भाई, जो इस समय यहाँ का बादशाह बना बैठा है, को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक ये राजपाट संभालने के योग्य न हो जाए, राज्य का भार वो संभाल ले, बाद में उसे सत्ता की बागडोर सौंप दे। उसने वर्तमान बादशाह से ये भी कहा कि वो अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दे ताकि संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहे। लेकिन छोटे भाई धोखेबाज निकला। उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया और राज सत्ता के सच्चे हकदार अपने भतीजे को पिंजरे में बंद करवाकर सिपाहियों को निर्देश दे दिया कि उससे तक उसकी बेटी का किसी भी प्रकार से संपर्क न होने पाए। परंतु उसकी बेटी उस युवक से बहुत प्यार करती है। बादशाह ने बहुत प्रयत्न किए कि शहजादी और उस युवक के दिलों में जलते हुए मोहब्बत के चिरागों को बुझा दे, किंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये है पिंजरे में बंद उस युवक का सारा किस्सा। उस युवक की कहानी सुनकर मेरे दिल में उसके प्रति सहानुभूति जाग उठी। मैं एक बार फिर शहजादी के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोली, तुमने मेरी खातिर बहुत तकलीफ उठाई, मैं इसके लिए तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं तुम्हें और किसी नई मुसीबत में नहीं डालना चाहती। तुम्हें जितना धन चाहिए मुझसे ले लो और तुरंत अपने वतन को वापस लौट जाओ। मैंने शहजादी का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और वहीं डटे रहने का निश्चय कर लिया। मैंने इस वीरान इलाके में ये इमारत बनवाई और बहुत अच्छे शिल्पियों को बुलाकर राजकुमारी की ये प्रतिमा बनवाई। अब मैं इसी प्रतिमा को देख देख कर अपने दिन गुजार रहा हूँ। ये कहकर नोमान ने अपनी कहानी समाप्त कर दी। नोमान की कहानी सुनकर तीसरे दरवेश ने आगे बताया, रोम के बादशाह नोमान व्यापारी से फिरंग देश की शहजादी की सुंदरता का विवरण सुनकर मेरे मन में भी उसे देखने की उत्कंठा पैदा हो गई और मैं एक लंबी और कठिन यात्रा करके फिरंग देश जा पहुंचा। वहां जाकर शहजादी की एक झलक पाने के लिए मैं व्याकुल होकर सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। एक दिन जब मैं नगर की एक सड़क पर चला जा रहा था तो अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। लोग भयभीत होकर घरों में जा घुसे। देखते देखते सड़क वीरान हो गई। मैं इस कारण जानने के लिए बेहद उत्कंठित हो उठा और सड़क से कुछ हटकर खड़ा होकर दाएं बाएं देखने लगा। कुछ ही क्षण बीते थे कि मुझे उस भगदौड़ का रहस्य पता चल गया। मुझे सामने से एक युवक तलवार लहराता और जोर जोर से दहाड़ता दिखाई दे गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसके पीछे 4-5 गुलाम कंधों पर काली लकड़ी का एक बड़ा सा ताबूत, मुर्दा रखने का बक्सा उठाए चले आ रहे थे। उस समय न जाने मुझे क्या सूझा कि मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ताबूत उठाए हुए गुलामों ने मुझे खबरदार किया, अरे अजनबी, वापस लौट जा, क्यों नाहक अपनी जान गंवाने पर तुला हुआ है। लेकिन मैंने उनकी चेतावनी पर ध्यान न दिया और उनके पीछे पीछे चलता रहा। वे लोग एक किलेनुमा हवेली के सामने जाकर रुके। तभी युवक की निगाह मुझ पर पड़ गई। वो तलवार निकालकर मेरी ओर लपका, किंतु मैं भयभीत नहीं हुआ। सिर झुकाकर बोला, बस तुम मुझे मार ही डालो ताकि इस नामुराद जिंदगी से मुझे निजात मिल जाए। सहसा युवक का उठा हुआ हाथ रुक गया। उसने तलवार नीचे कर ली और मुझे अपने पीछे आने का संकेत कर दिया।
वो मुझे एक बहुत बड़े कक्ष में ले गया और मुझे कालीन पर बैठने का संकेत किया। मैं कालीन पर बैठ गया। कुछ ही क्षण पश्चात एक सेविका वहां पहुंची और उसने 2 मदिरा के गिलास हमारे सामने रख दिए। युवक ने अपना गिलास उठाकर मुंह से लगाया और मुझे पीने का संकेत किया। मदिरा की एक बड़ी सी चुस्की लेकर युवक मुझसे मुखातिब हुआ। बोला, अब बता, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? ये भी बता कि तू अपनी जिंदगी से बेजार क्यों हो रहा है। मैंने उसे बता दिया कि किस प्रकार मैंने व्यापारी नोमान के मुख से यहाँ की शहजादी की खूबसूरती की चर्चा सुनी थी और उसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ आया था। मेरी कहानी सुनकर उसके मुंह से एक आह सी निकली। फिर उसने मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर कहा, तो तुम भी उसकी सुंदरता के शहदाई हो। उसकी सुंदरता का एक शिकार तो इस ताबूत में मरा पड़ा है। ये मेरा सबसे अजीम दोस्त था, बहुत ही सुंदर, धीर, वीर और हिम्मत वाला। ये भी शहजादी से विवाह करना चाहता था। शहजादी के पिता को इसकी भनक लग गई और उसने षड्यंत्र रचकर अपने एक दुष्ट मंत्री के द्वारा इसे मरवा दिया। जिस समय यह हादसा हुआ मैं यहाँ नहीं था, नगर से बाहर गया हुआ था, अन्यथा शायद मेरे दोस्त का जीवन बच गया होता। जब मैं लौटा तो मुझे मंत्री की दुष्टता और अपने दोस्त के मारे जाने का समाचार मिला। समाचार सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं गुस्से से पागल हो उठा और उसी हालत में मंत्री के निवास पर जा पहुंचा। मैंने उसके बाल पकड़ लिए और एक ही झटके में तलवार से उसका काम तमाम कर डाला। उसके अंगरक्षक उसे बचाने दौड़े तो मैं उनसे भी भिड़ गया और उन्हें भी दोजक का रास्ता दिखा दिया। मैं तो बादशाह को मार डालना चाहता था, किंतु जब उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे दया की भीख मांगी तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने अपने मित्र के शव को एक ताबूत में रखवाया और यहाँ ले आया। अब मैं हर रोज अपने दोस्त का ताबूत लेकर नगर में जाता हूँ ताकि लोगों को मेरे दुख का एहसास हो जाए। उस युवक की कहानी सुनकर मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा जाग उठी। मैं उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, ए मेहरबान, यदि तुम मुझे शहजादी का दीदार करा दो तो मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगा। वो बोला, मैं वादा तो नहीं करता, फिर भी कोशिश करूंगा कि शहजादी से तुम्हारी भेंट हो जाए, लेकिन इसके लिए पहले मुझे शहजादी से पूछना पड़ेगा। जब उसने शहजादी को मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे अपने महल में आने की आज्ञा दे दी। धड़कते दिल के साथ मैं शाही महल में पहुंचा। वहां शहजादी का रूप देखकर मेरी आंखें चौंधिया गई। सचमुच ही वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत जैसे चांदनी ने सिमटकर मानवीय रूप धारण कर लिया हो। शहजादी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई। हम देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे इस बात की इजाजत दे दी कि मैं जब चाहूं उससे मिलने के लिए महल में आ सकता हूं। तत्पश्चात मैं शहजादी से मिलने के लिए उसके पास जाता रहा। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उससे अपने मन की बात कह दी। शहजादी, मेरे साथ विवाह कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वो बोली, अगर मेरे पिता को पता चल गया तो तुम्हें मरवा देंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि नगर छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाएं। मैंने कहा, शहजादी मेरी बात से सहमत हो गई और एक दिन हम दोनों चुपके से वहां से भाग निकले। पकड़े जाने के डर से हम दोनों निरंतर चलते ही रहे। शहजादी को कभी पैदल नहीं चलना पड़ा था, इसलिए वो जल्दी ही थककर चूर हो गई। उसके नाजुक पांव में छाले पड़ गए और चलना मुहाल हो गया। सौभाग्य से एक पहाड़ी पर एक सुंदर सी इमारत हमें दिखाई दे गई और हम उसी ओर चल दिए। जब हम दोनों उस इमारत में दाखिल हुए तो वहां हमें कोई नजर नहीं आया। अलबत्ता इमारत अंदर से बहुत अच्छी तरह से सजी हुई थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे, छतों पर झाड़ फानूस लटके हुए थे। मैंने शहजादी को एक नरम बिस्तर पर बिठाया और रसोई घर में चला गया। हमारे सौभाग्य से रसोई घर में ताजा पका हुआ भोजन मिल गया। हम दोनों ही भूखे थे, इसलिए भरपेट भोजन किया। फिर शहजादी तो बिस्तर पर पड़ गई और मैं ये देखने के लिए बाहर निकल गया कि पहाड़ी के उस पार क्या है। उधर शाही महल में अफरा तफरी मची हुई थी। शहजादी के महल से निकलते ही बादशाह को खबर मिल गई थी कि शहजादी महल से भाग निकली है। उसने उसकी खोज में चारों ओर अपने गुप्तचर भेज दिए। जब उन गुप्तचरों को शहजादी का कोई खुरखोज नहीं मिला तो उसने अपनी खास बुढ़िया दूती को बुलवाया जो ऐसे कामों में माहिर थी। वो खूबसूरत बूढ़ी शहजादी के पदचिन्हों को खोजती, मार्ग में पड़ने वाले गांव के लोगों से पूछती हुई इस इमारत तक आ पहुंची। उसने इमारत का दरवाजा खटखटाया। शहजादी ने समझा कि मैं वापस लौट आया हूं, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी तुरंत शहजादी को पहचान गई। शहजादी ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने एक झूठी कहानी गढ़कर सुना दी। बोली, मैं एक काफिले के साथ वाले मुल्क में जा रही थी। रात को हमारे काफिले ने यहाँ से कुछ दूर पड़ाव डाला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो काफिला जा चुका था।
मैं अकेली रह गई। अब रास्ता खोजती हुई किसी तरह इस इमारत तक पहुंची हूँ। मेरे पास न तो भोजन है न पानी। जो कुछ पैसे मेरे पास थे वे भी सामान के साथ काफिले वाले ले जा चुके हैं। समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं। शहजादी को उस पर दया आ गई। वो बूढ़ी को अंदर ले आई और उसने उससे भोजन कराया। जब बुढ़िया का पेट भर गया तो उसने उसे कुछ सोने की मोहरें देकर विदा कर दिया, जिससे रास्ते में उसे कोई कष्ट न हो। बुढ़िया को विदा किए अभी कुछ ही देर हुई थी कि शहजादी को बाहर कोलाहल सुनाई दिया। वो झटपट बिस्तर से उठकर बैठ गई। तभी एक लंबा चौड़ा युवक तलवार उठाए इमारत में दाखिल हुआ। उसकी तलवार से खून टपक रहा था। शहजादी उसे देखते ही चिल्ला उठी। उसी समय मैं भी वहां पहुंच गया और लपक कर शहजादी के पास पहुंच गया। हम दोनों ही उस युवक से डरे हुए थे, लेकिन तभी युवक ने हमारी शंका निर्मूल कर दी। बोला, तुम लोग डरो नहीं। मेरा नाम बहजाद है और मैं इस भवन का मालिक हूँ। मैं एक शिकारी हूँ और प्राय घर से बाहर ही रहता हूँ। आज मैं सही समय पर लौट आया। ये बूढ़ी बादशाह की मुखबिर थी और उसी के द्वारा यहाँ भेजी हुई थी। मैंने उसे पहचान लिया और उसका काम तमाम कर डाला। यदि मैं ऐसा न करता तो वो बादशाह के पास जाकर सारी बातें बता देती और फिर हम सब मुसीबत में पड़ जाते। मैंने तुम दोनों को भी पहचान लिया। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो और जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो। उसके व्यवहार से हमारा डर दूर हुआ। हम मित्र बन गए और लगभग 1 महीने तक उसके यहाँ मेहमान बनकर रहते रहे। बहजाद ने दिल खोलकर हमारी आवभगत की। आखिर एक दिन मैंने उससे कहा, दोस्त, तुम्हारे साथ इतने दिन ऐसे हंसी खुशी व्यतीत हो गए कि हमें पता ही नहीं चला, लेकिन अब हमें जाने की आज्ञा दो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। बोला, इतनी जल्दी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई मित्र? कैसी बात करते हो दोस्त? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उसे थपथपाते हुए कहा, जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। फिर इतनी जल्दी जाने की वजह क्या है? बहजाद ने पूछा। घर से निकले मुझे बहुत दिन हो गए। मैंने कहा, वतन की याद सता रही है और फिर लौटकर वहीं तो जाना है ना, इसलिए। भावतरीक से बहजाद का गला भर आया। बोला, ठीक है भाई, अपने वतन को कौन भूल सकता है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें इस देश की सीमा तक छोड़ आऊंगा। हम तीनों घोड़ों पर बैठकर चल पड़े। सीमा के समीप एक तेज धार वाली नदी मिली। नदी में अचानक शहजादी घोड़े से फिसल पड़ी और नदी के बहाव में बह चली। ये देखकर बहजाद पानी में कूद पड़ा। नदी का बहाव बहुत तेज था। बहजाद शहजादी को तो न बचा सका, बल्कि इस प्रयास में वो स्वयं भी नदी के गहरे जल में समा गया। दोनों डूब गए। मुझ पर जैसे बिजली टूट पड़ी। मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। मैंने स्वयं भी नदी के तेज बहाव में छलांग लगानी चाहिए, किंतु ये सोचकर नदी में न कूदा कि शायद वे दोनों बच गए हों और आगे चलकर मिल जाएं। मैं बहुत देर तक नदी के बहाव के साथ साथ उसके किनारे किनारे चलता रहा, लेकिन उनका कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दिया। आगे एक ऊंची सी पहाड़ी मुझे दिखाई दी और मैं उनके ख्यालों में डूबा हुआ उस पर चढ़ता गया। मैंने सोचा, अब जीना व्यर्थ है, क्यों न इस पहाड़ी से नीचे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डालूं। ऐसा सोचकर मैं उस पहाड़ी से नीचे कूदने को तत्पर हुआ, पर तभी एक खुदाई फरिश्ते ने आकर मुझे पीछे से खींच लिया। बोला, अरे मूर्ख, ये जीवन अनमोल है, ये खुदा की अमानत है, इसे क्यों व्यर्थ ही खोने पर आमादा है। तेरे जैसे न जाने कितने इंसान हैं जिनकी आरजुएं पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तो कभी तेरी तरह आत्महत्या करने की नहीं सोची। भाई मेरे, इस जीवन से इतना निराश मत हो। जा रोम देश में चला जा, वहां तुझे तेरे जैसे और भी मिलेंगे और वहीं तेरे मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वो खुदाई फरिश्ता जिस प्रकार प्रकट हुआ था उसी प्रकार गायब भी हो गया। खुदाई फरिश्ते की बातों से मेरी खोई हुई आशाएं फिर से जागृत हो उठी और मैं जोश में भरकर रोम के लिए चल पड़ा। रास्ते में मैंने अनगिनत मुसीबतों का सामना किया, लेकिन अंततः मैं यहाँ पहुंच ही गया और अब आप लोगों के सामने हूँ। ये कहकर तीसरे दरवेश ने अपनी दास्तान समाप्त कर दी और एक लंबी सी चुप्पी साधकर बैठ गया। अब सुल्तान ने चौथे दरवेश की ओर देखा और उससे आग्रह किया कि वो भी दास्तान बयान करे। चौथे दरवेश ने उठकर सुल्तान को आदाब बजाया और अपनी दास्तान कुछ इस तरह से सुनानी प्रारंभ की।